फ्रेंड्स, स्वागत है आपके मेरे YouTube चैनल में यू एजुकेशन 24/7 में। आज हम लोग अशोक के पतन की बात करेंगे, अशोक के साम्राज्य की पतन की बात करेंगे। अशोक का विशाल साम्राज्य जो इतिहास प्रसिद्ध है, वह अशोक जो इतिहास में सबसे प्रसिद्ध शासकों में एक गिना जाता है, उसका साम्राज्य भी समय के साथ समाप्त हो जाता है, उसका पतन हो जाता है। तो हम जानने का प्रयास करेंगे कि अशोक का जो विशाल साम्राज्य था, वह साम्राज्य पतन की ओर कैसे चला गया। तो यह आज का हमारा टॉपिक है। अशोक का विशाल साम्राज्य। अशोक का साम्राज्य विशाल था और हमें पता है कि अशोक के साम्राज्य की सीमा जो है वह उत्तर से दक्षिण तक और पूरब से पश्चिम तक काफी विस्तृत क्षेत्रों में यह फैला हुआ था और इसका प्रांत जो था, इसका साम्राज्य काफी बड़ा था, जिसके कारण उसने अपने साम्राज्य को 5 प्रांतों में विभाजित कर रखा था। उसका पहला प्रांत जो था उत्तरापथ था और उत्तरापथ जो था वह उसकी उत्तरापथ जो था उसका प्रांत राज्य वह तक्षशिला उसकी राजधानी थी, तो यह तक्षशिला तक फैला हुआ। और उसके बाद दूसरा जो है वो दक्षिणापथ की बात करें तो दक्षिणापथ जो है वो दक्षिण में उसके साम्राज्य का सबसे दक्षिण हिस्सा जो है वह स्वर्णगिरी उसकी राजधानी थी। दक्षिणापथ स्वर्णगिरी जो थी उसकी राजधानी थी, तो जो कर्नाटक में पड़ता है। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि दक्षिण भारत तक उसका साम्राज्य स्थापित था। और तीसरा जो है वह अवंती रथ है, जो पश्चिम में उज्जैनी तक का क्षेत्र इसमें आता है। इसके अलावा इससे भी आगे तक इसका साम्राज्य फैला हुआ था। और चौथा पूरब में चले जाइए तो यह प्राच्य पाटलिपुत्र, प्राच्य जिसे प्राचीन या पाटलिपुत्र कहा जाता है, प्राच्य या प्राचीन है, जिसकी राजधानी पाटलिपुत्र अर्थात मगध साम्राज्य की बात करता है। और उससे भी आगे पूरब में जाइए तो ये इसका साम्राज्य जो था वह कलिंग तक, उड़ीसा तक, कलिंग जिसे 13वें शिलालेख में जिसका जिक्र मिलता है, इसे जिसकी राजधानी तोसली थी, यहाँ तक इसका साम्राज्य था वो बटा हुआ था। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि उसका साम्राज्य 5 मुख्य प्रांतों में विभाजित था। पहला उत्तरापथ, दूसरा अवंती रथ, तीसरा दक्षिणापथ, चौथा कलिंग और 5वां जो है वो प्राच्य या प्राचीन है। और इनकी राजधानी क्रमशः तक्षशिला, उज्जैनी, स्वर्णगिरी, तोसली और पाटलिपुत्र थी। और इसका बड़ा प्रांत जो था, पूरा साम्राज्य प्रांतों में बटा हुआ था। और प्रांत जो है वे आगे जिलों में, और जिले जो है आगे सब डिवीजन, सब जिलों में बटे हुए। तो इस प्रकार हर साम्राज्य का जैसे ऊपर से नीचे तक विभाजन होता है, इसका भी साम्राज्य का विभाजन था। और इसमें शीर्षस्थम स्तर पर राजा होता है और राजा के नीचे मंत्री परिषद होती है। और मंत्री परिषद जो होता है, मंत्री परिषद के नीचे शीर्षस्थ अधिकारी होते हैं, जिसे मौर्य साम्राज्य में तीर्थ कहा जाता था। और ये तीर्थ होते थे, कुल 19 तीर्थों का जिक्र मौर्य साम्राज्य अशोक के समय में प्राप्त होता है। अमात्य और तीर्थों के नीचे अमात्य और महामात्य होते हैं। ऊपर के जो 3 होते हैं एक केंद्रीय प्रशासन से संबंधित है, जबकि नीचे जो आप देख रहे हैं वह प्रांतीय प्रशासन या जिलों से संबंधित है। यहाँ पे अमात्य और महामात्य जो होते हैं वे प्रांतों में स्थापित होते हैं। हालांकि प्रांतों में अमात्य और महामात्य, जिसे मंत्री भी आप कह सकते हैं, इससे भी ऊपर युवराज होते थे। और युवराज के नीचे जो होते थे ये पदाधिकारी होते थे। उसके नीचे रज्जुक और युक्त, ये प्रमुख पदाधिकारी होते थे, रज्जुक और युक्त। तो इस प्रकार हम देखेंगे कि अशोक का साम्राज्य था, इतना विशाल था। और हमने अभिलेखों के माध्यम से और इससे पहले हम लोग 5 वीडियो जो है वो अशोक पर ही पढ़ चुके हैं। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि अशोक का इतना विशाल साम्राज्य जो है वो इतिहास के आगोश में आखिरकार एक न एक दिन वो समा जाता है। तो चलिए देखते हैं कि वह किन कारणों से अशोक का विशाल साम्राज्य जो होता है वो समाप्त होता है। तो इसके लिए अगर हम देखें तो अशोक के साम्राज्य के पतन के कारणों की अगर सूची बनाए तो बहुत लंबी हो जाएगी, लेकिन प्रमुख सूचियों की बात करें तो ये 5 सूची जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट स्थान रखते हैं। पहला जो है ब्राह्मणों की प्रतिक्रिया। आपको पता है कि अशोक जो है वह बौद्ध धर्म को ग्रहण कर लेता है और वह बौद्ध धर्म को, उसकी रुचि बौद्ध धर्म में होती है और वह बौद्ध धर्म को प्रचार करता है। हालांकि उसका धर्म सहिष्णु था, परंतु इससे क्या होता है कि वह बौद्ध धर्म ग्रहण करने से उसके अन्य धर्मों के
प्रति रुचि जो होती है, रुझान जो होती है, वह कम हो जाती है या उपेक्षा का भाव हो जाता है, जिसके कारण प्रमुख रूप से जो किसी भी धर्म के प्राचीन समय में अपोजिट धर्म की बात की जाए तो ब्राह्मण धर्म था, सनातन धर्म था, और इसमें ब्राह्मणों को अच्छा नहीं लगता था। ब्राह्मण जो होते थे वे अपने अगर किसी भी प्रकार के पूजा पाठ या कोई भी यज्ञ आदि कराते थे तो इसमें अशोक जो था उसकी उपेक्षा करता था या उसके अधिकारी जो है उपेक्षा करते थे। इस प्रकार वे जो है उनको ये चीज़ों की अच्छा नहीं लगता था। इसके अलावा हमने अब लेखों में भी पढ़ा है कि अशोक जो है वह आडंबरों, छोटे मोटे आडंबरों और आयोजनों को गलत मानता है और इन सब चीज़ों पर पाबंदी लगाने की भी बात करता है। तो इस प्रकार ब्राह्मणों की आय जो थी उनकी आय जो थी वह बैठ चुकी थी, उनकी आय जो थी कम होती जा रही थी और वे उपेक्षा का शिकार होते जा रहे थे। तो इस प्रकार ब्राह्मण जो होते हैं वे इसके पतन का एक कारण बनते हैं। आगे हम देखेंगे कि मध्य और पश्चिम से शुंग और कण्व जो आते हैं और जो अशोक के समाज के खंडहरों पर अपना राज्य स्थापित करते हैं, वे भी ब्राह्मण हैं। इसके अलावा और दक्षिण भारत में सातवाहन, दक्षिण भारत में आंध्र वाले एरिया से, दक्कन वाले एरिया से सातवाहनों का भी उदय होता है समाज के खंडहरों पर, अशोक के साम्राज्य के खंडहरों पर। वे भी अपने आप को ब्राह्मण बताते हैं। इस प्रकार हम देख रहे हैं कि ब्राह्मणों की प्रतिक्रिया जो होती है इस साम्राज्य के पतन का एक प्रमुख कारण बनता है। और जब इनका शासन स्थापित होता है तो ये बौद्धों को काफी सताते भी है और उनकी काफी भर्त्सना भी करते हैं। तो इस प्रकार अगर दूसरे पतन के कारणों की लिस्ट देखें तो दूसरा मैंने लिखा है वित्तीय संकट। और वित्तीय संकट जो होता है वह अशोक के साम्राज्य का पतन का भी एक प्रमुख कारण बनता है। अगर हम बात करें तो अशोक का साम्राज्य जो था वह विशाल पदाधिकारियों से लैस था। मगध साम्राज्य शुरू से ही शक्ति के बल पर जीता हुआ था और शक्ति के बल पर एक एकत्रित साम्राज्य बना हुआ था। और अशोक के समय तक ये जो साम्राज्य था वह बड़े बड़े प्रशासनिक इकाइयों का एक बहुत बड़ा ग्रुप था। तो इतने बड़े अधिकारियों की नियुक्ति के लिए बहुत सारे वित्तीय संसाधन भी खर्च होते होंगे। तो इस प्रकार अशोक का जो था वो साम्राज्य जो था वह वित्तीय बोझ से दबता हुआ जा रहा था। यूं कहें कि उसका साम्राज्य जो था, उसका कोष जो था वो खाली हो चुका था। यहां तक की जानकारी मिलती है कि उसने खर्चों को पूरा करने के लिए, प्रशासन के खर्चों को पूरा करने के लिए देवताओं के स्वर्ण प्रतिमाओं को भी गलाकर साम्राज्य के खर्चों को चलाने का प्रयास किया गया था। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि वित्तीय संकट जो होता है वो साम्राज्य को डुबा रहा था। तो इस प्रकार वित्तीय संकट भी एक बहुत बड़ा पतन का कारण बन रहा था। और इसके अलावा अगर आप ये भी देखें तो उस समय क्या होता था कि खर्चों को पूरा करने के लिए नए साम्राज्यों पर अटैक किया जाता था और उनको अधिग्रहण किया जाता था। उनसे जो टैक्स वगैरह आय होती थी वो सारी साम्राज्य के खर्चों को पूरा करने में हो जाता था। परंतु अशोक जो है वह कलिंग आक्रमण के बाद वह नए साम्राज्यों को अधिग्रहण करने की बात छोड़ देता है और शांति की नीति को अपनाने की अपनी प्रतिज्ञा पटल होता है, जिसके कारण उसको अतिरिक्त आय की गुंजाइश नहीं रह जाती है। इस प्रकार उसका साम्राज्य जो है वो वित्तीय संकट की तरफ बढ़ जाता है। तीसरे पतन के कारण को देखें तो तीसरा पतन जो है वो दमनकारी शासन है। हम यदि मौर्य साम्राज्य के अशोक में भी देखा था कि अशोक जो है वो बार बार अपने पदाधिकारियों को यह सचेत करता है या आदेश देता है कि लोगों को कम सताया जाए बिना। तो पतन के कारणों की बात जो हमने की, पहला जो था वो ब्राह्मणों की प्रतिक्रिया थी, दूसरा वित्तीय संकट था, तीसरा दमनकारी शासन था, चौथा नए स्थानों का बढ़ता महत्व था और पांचवा पश्चिमोत्तर सीमा तथा चीन की महान दीवार थी। इस सब को हम लोगों ने देख लिया। बेवजह दंड नहीं दिया जाए और उनको सम्मान दिया जाए। तो इस प्रकार हम इससे भी पता कर रहे हैं कि इसका शासन जो था वो भले ही कुछ भी कहता हो, वहां के लोग जो थे वे विरोध कर रहे थे तो उसको बलपूर्वक दबाया जा रहा था। इसके अलावा नए स्थानों का बढ़ता महत्व और नए स्थानों में ज्ञान विज्ञान का भी बढ़ता महत्व है, जिसके कारण मगध साम्राज्य का जो विशेष महत्व बना हुआ था अब तक मौर्य साम्राज्य में, उसका वह महत्व घटते जा रहा था। और नए जगहों पर भी लोहे जैसे धातुओं का
उत्पादन बढ़ रहा था, खोजें जारी थी। तो इस प्रकार अब सिर्फ मगध साम्राज्य को ही मगध साम्राज्य ही एक बड़ा महत्व का स्थान नहीं रह गया था, बल्कि अदर जगह भी अलग अलग साम्राज्य धीरे धीरे स्थापित होने लगे थे और उनका महत्व बढ़ने लगा था। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि मौर्य साम्राज्य जो था, जो मगध साम्राज्य के इर्द गिर्द घूम रहा था, वो धीरे धीरे उसका महत्व घटने लगा था और साम्राज्य जो है वो पतन की तरफ लड़खड़ाते हुए जा रहा था। और अगर पांचवें और लास्ट पतन के कारणों की मैं बात करूं तो मैंने पश्चिमोत्तर भारतीय सीमा तथा चीन की महान दीवार को रखा है। पश्चिमोत्तर सीमा की बात करें तो भारतीय उपमहाद्वीप जो था वो अशोक का उस पर अधिकार था, उसका शासन था, प्रशासन था। उसके पश्चिमी वाले हिस्से की बात करें जहां पे शक, सिथियन, यूनानी आदि जो बाहरी लोग जो थे, और यहाँ पे हमेशा विद्रोह जो होता रहता था, जनजाति इलाके थे, वे बार बार वो अपने काफिला लेके आगे बढ़ते रहते थे। इस पर अशोक का ध्यान जो है वो नहीं गया। अशोक जो है वह पूरे प्रशासन भर में, अपने पूरे अधिकतर जीवन काल में वह धम्म के प्रचार प्रसार में ही समय व्यतीत कर देता है, अहिंसा की बात करता रहता है और उसका ध्यान जो होता है वो पश्चिमोत्तर सीमाओं पर नहीं जाता है, जिसके कारण वहां के जो सिथियन शक जो थे वे आगे बढ़ जाते हैं और वहां के प्रांत और वहां के लोगों को वो पीछे धकेल देते हैं। तो इस प्रकार यहाँ पर ध्यान नहीं जाने के कारण, और चीन जो है उसी समय भारत और चीन दोनों को जनजातीय सिथियन शक लोगों से जो डर था, आक्रमण का भय था, उसके कारण चीन का राजा जो है वो लगभग 220 ईसा पूर्व के आसपास वह अपने चीन की सीमा को सील कर देता है, जिसे हम चीन की महान दीवार के नाम से जानते हैं। उसमें हुआंग ती नाम का शासक था जिसने घेराबंदी कर दिया था चीन की महान दीवार को, जिसके कारण सिथियन शक जो थे वे चीन की ओर नहीं बढ़ पाए। अब उनके लिए सिर्फ भारत ही रह गया था जिस पर वे आक्रमण कर सकते थे। तो इस प्रकार वे जो थे वे अशोक के टूटते साम्राज्य और शांतिवादी नीति, आक्रमण न करने की नीति के कारण वे जो थे भारत की तरफ अपना रुख किए। सिथियन शक जो थे वे अपने घोड़ों पर काफी विश्वास करते थे और लड़ाकू प्रवृत्ति के थे। वे जो है आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से जो भारत के अंदरूनी इलाकों में और सीमावर्ती प्रदेशों में जो दूसरे शक थे, यूनानी थे, ये सारे जो है वो भारत के भीतर भागते हैं। जैसे यूनानी जो है उत्तर में बैक्टीरियाई साम्राज्य का निर्माण कर देते हैं। इस प्रकार वे जो हैं वे आगे बढ़ते हैं और बहुत सारे इलाकों को हड़पना भी शुरू कर देते हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि अशोक का साम्राज्य जो होते हैं, इन 5 कारणों के कारण साम्राज्य जो होता है वो पतन की गर्त में चला जाता है। और आगे देखेंगे कि अशोक के बाद उसका पोता दशरथ मौर्य, जिसकी चर्चा हमने अशोक के गुहालेख में किया था, दशरथ जो है वो नया अशोक का स्थान लेता है, नया राजा बनता है। हालांकि काफी देरी हो चुकी थी। इस समय अशोक जो था वो अशोक का साम्राज्य लड़खड़ाने लगा था, जिसे दशरथ भी रोक नहीं पाया और उसके बाद उसका राज्य आगे संप्रीति नाम के राजा को स्थानांतरित कर दिया जाता है। और संप्रीति जो था वो जैन धर्म का अनुयायी था और वो जैन धर्म को प्रश्रय देता था, जिसके कारण उसे अशोक जैन भी कहा जाता है या जैन अशोक भी कहा जाता है। इसके बाद के शासक जो थे वे काफी कमजोर थे और अंतिम मौर्य शासक जो था वो बृहद्रथ था, जिसकी हत्या लोगों के सामने ही पुष्यमित्र शुंग ने उसकी हत्या कर दी और पाटलिपुत्र पर अधिकार कर लिया। इस पुष्यमित्र शुंग जो है 185 ईसा पूर्व में इस घटना को अंजाम देता है और एक नए शुंग वंश की स्थापना करता है। तो इस प्रकार अशोक का विशाल साम्राज्य जो है वो समाप्त होता है। इससे संबंधित कुछ 2-3 इंपॉर्टेंट बातें जो आपको याद रखनी चाहिए। पहला है समाहर्ता। समाहर्ता जो है वो कर निर्धारण का अधिकारी होता था, उसे कहते हैं। और सन्निधाता राजकीय कोषागार संरक्षण या भंडार संरक्षक को कहा जाता था। तीर्थ शीर्ष अधिकारी को हमने देखा था। और पन्न जो है वो मुद्रा की इकाई थी और अधिकारियों को पन्न इकाई में पैसा देने की बात के कारण ये चर्चा में है। पन्न और सीताध्यक्ष जो है वो शाही भूमि का राजकीय भूमि का अधिकारी को सीताध्यक्ष कहा जाता है। अगले वीडियो में हम शुंग राजवंश शुंग वंश की बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।